बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, क्लास फर्स्ट ईयर फिजिक्स। और इस चैप्टर का जो नाम है वो है फिजिकल ऑप्टिक्स। ठीक है, चैप्टर का नाम है फिजिकल ऑप्टिक्स। इससे पहले हम थोड़ा ऑप्टिक्स को समझते हैं। ठीक है, व्हाट इज ऑप्टिक्स? ऑप्टिक्स क्या है? ऑप्टिक्स is branch of physics. Optics is branch of physics in which we study about light। ठीक है, ऑप्टिक्स फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम किस चीज को स्टडी करते हैं? लाइट को, इट्स नेचर, उसकी नेचर को, एंड इट्स प्रॉपर्टीज, और इसकी प्रॉपर्टीज को भी हम क्या करते हैं? अंडरस्टैंड करते हैं, उसको हम समझते हैं। लाइट के बारे में आपने समझना है, नेचर के बारे में समझना है, किस चीज के बारे में समझना है? इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में समझना है। ठीक है, तो लाइट सिंपल आपके पास क्या है? लाइट is form of energy। लाइट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एनर्जी की क्या है? एक फॉर्म है। और इसकी स्पीड जो है c वो बराबर है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये आपके पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। कौन सी वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, ऑप्टिक्स जो है उसको हमने 3 कैटेगरीज में बेसिकली डिवाइड किया है। एक आपके पास है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। एक आपके पास है फिजिकल ऑप्टिक्स। ये आपके पास रे ऑप्टिक्स, हम इसको कहते हैं। कौन से ऑप्टिक्स? रे ऑप्टिक्स। इसको हम वेव ऑप्टिक्स कहते हैं। ठीक है, और थर्ड नंबर पे आपके पास है क्वांटम ऑप्टिक्स। ठीक है, अब हमारे बुक में कौन सा ऑप्टिक है? फिजिकल ऑप्टिक्स है। सिंपल सी बात है, इसमें भी हम लाइट को स्टडी करेंगे, उसके प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे और उसकी नेचर को स्टडी करेंगे। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा जो है वो लाइट की हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ लाइट। हिस्ट्री ऑफ लाइट। लाइट जो है उसके मुतल्लिक डिफरेंट टाइम में डिफरेंट साइंटिस्ट जो है उन्होंने अपने व्यूज दिए हैं। सबसे पहले आपके पास आया है प्लूटो। ठीक है, कौन आया है? प्लूटो। प्लूटो तो जानते हो, क्या नाम है इसका? अफलातून। हम पश्तो में जब भी कोई जो है इधर उधर करते तो हम कहते हैं कि अफलातून ना बने। ठीक है, प्लूटो का क्या कहता था कि ह्यूमन आई इज सोर्स ऑफ लाइट। प्लूटो कहता था कि ह्यूमन आई इज अ सोर्स ऑफ लाइट। ह्यूमन आई जो है वो आपके पास सोर्स ऑफ लाइट है। ठीक है, अच्छा, प्लूटो के बाद आपके पास है एरिस्टोटल। प्लूटो ने कौन सी थ्योरी दी थी कि इंसान की आंख से जो है वो क्या निकलती है? लाइट निकलती है, ये सोर्स है। इसके बाद आपके पास आ गए एरिस्टोटल। एरिस्टोटल जो है उसने क्या कहा था? उसने कहा था कि लुमिनस ऑब्जेक्ट्स इज अ सोर्स ऑफ लाइट। देखिए, ये बंदा जो है इसने भी कहा था कि लाइट का नेचर जो है वो पार्टिकल है। क्या है? पार्टिकल। एरिस्टोटल जो है उसने क्या कहा? इसने कहा ह्यूमन आई, इसने कहा लुमिनस ऑब्जेक्ट्स।
लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। और इसने भी कौन से नेचर पर काम किया था? पार्टिकल नेचर। किस नेचर पर काम किया था? पार्टिकल नेचर। ऑब्जेक्ट्स आपके पास तीन तरह के हैं। एक आपके पास है लुमिनस और एक आपके पास है नॉन लुमिनस। लुमिनस जो खुद लाइट देते हैं, ठीक है। नॉन लुमिनस नो लाइट, उनकी अपनी लाइटें नहीं होती हैं, ठीक है। प्लेटो ने क्या कहा था कि ह्यूमन आई इज अ सोर्स ऑफ लाइट। फिर एरिस्टोटल आ गए, एरिस्टोटल ने क्या कहा? लुमिनस ऑब्जेक्ट इज अ सोर्स ऑफ लाइट। दोनों ने पार्टिकल नेचर के ऊपर काम किया था। इसके बाद आ गए न्यूटन। न्यूटन ने अपनी करपस्कुलर थ्योरी पेश की, ठीक है। कौन आ गए? न्यूटन। और उन्होंने कौन सी थ्योरी पेश की? न्यूटन्स कार्पस्कुलर थ्योरी। न्यूटन ने कहा कि लाइट जो है वो कार्पसल से बना है। इसने भी बेसिकली काम जो है वो पार्टिकल नेचर पर किया था, ठीक है। ये कौन सा नेचर है? पार्टिकल नेचर। न्यूटन ने कार्पस्कुलर थ्योरी पेश की थी और उसने किसके ऊपर काम किया था? पार्टिकल नेचर के ऊपर काम किया था। और न्यूटन जो है उसके वक्त लाइट जो है उसके दो जो है तीन प्रॉपर्टीज जो है वो हम डिस्कस करते थे। रिफ्लेक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और स्कैटरिंग, ठीक है। ये हम डिस्कस करते थे, इसने जो थ्योरी पेश की थी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास आए हैं उसका नाम है हाइगन। क्या नाम है? हाइगन। हाइगन्स वेव थ्योरी। हाइगन जो है वो पहले साइंटिस्ट थे जिसने कौन सी थ्योरी पेश की थी? उसने वेव नेचर के ऊपर जो है थ्योरी पेश की थी। मतलब ये जो सारे आए थे इसने कौन से नेचर में? पार्टिकल नेचर। तो इस बंदे ने क्या कहा? कौन सी थ्योरी पेश की? वेव थ्योरी। कौन सी थ्योरी पेश की? वेव थ्योरी ऑफ लाइट, ठीक है। इसने कहा कि लाइट जो है उसका नेचर आपके पास कौन सा है? वेव नेचर। इसके बाद आ गए मैक्सवेल। मैक्सवेल ने कहा कि लाइट जो है वो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। कौन सी वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उसने कहा कि लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। फिर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है, कौन सी फील्ड प्रोड्यूस होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बाद आपके पास आ गए प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पेश की गई। मैक्स प्लांक आ गए। मैक्स प्लांक ने क्वांटम थ्योरी पेश की। और क्वांटम हम किसको कहते हैं? डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी। उसने अपनी क्वांटम थ्योरी पेश की। मैक्स प्लांक ने क्वांटम थ्योरी पेश की और इसमें भी कौन सा नेचर है? पार्टिकल नेचर है, ठीक है। अच्छा, जिसको हम प्लांक्स रेडिएशन लॉ भी कहते हैं। उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स जो है उसने अपनी व्यूज दी लाइट के बारे में। मॉडर्न फिजिक्स में हमने इस चीज को डिस्कस किया कि लाइट जो है उसका डुअल नेचर है। कौन सा नेचर है? डुअल नेचर। इसने डुअल नेचर की बात की। अब डुअल नेचर जो है उसका हमें कैसे पता चलेगा? देखें,
अगर फर्ज करें एक बंदा, फर्ज करें वो पार्टिकल नेचर स्टडी करना चाहता है, पार्टिकल नेचर, तो फिर वो काम करेगा किस पर? वो पेयर प्रोडक्शन को स्टडी करेगा, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को स्टडी करेगा, वो कॉम्पटन इफेक्ट को स्टडी करेगा, वो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को स्टडी करेगा। फिर उसको पता चलेगा कि लाइट जो है उसका कौन सा नेचर है? पार्टिकल। ये सेकेंड ईयर में है, यहाँ पे आप नहीं पढ़ सकती हैं, ठीक है। बहुत लंबे लंबे टॉपिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स है। इस तरह नहीं है कि मैं आपको सिर्फ एक सिंपल डिफिनीशन कर लूं फिर समझ आ जाए। पार्टिकल नेचर के बाद आपके पास कौन सी नेचर है? वेव नेचर है। अगर आप इंटरफेरेंस स्टडी करते हैं, इंटरफेरेंस, आप डायफ्रैक्शन स्टडी करते हैं, इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, इसका मतलब यह है कि लाइट बिहेव करता है एज अ वेव की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह बिहेव करता है? वेव की तरह। रे जो है वो आपके पास क्या है? रे आपके पास ये एक इमेजिनरी लाइन है। ये आपके पास क्या है? एक इमेजिनरी लाइन है। ये तो यार इसने क्या कर दिया है? imaginary line used to show direction of light। ये आपके पास एक इमेजिनरी लाइन है जो क्या शो करता है? डायरेक्शन ऑफ लाइट। वहां से एक टिश्यू ले लें, बैग में है, एक टिश्यू दे दे मुझे। रे आपके पास एक इमेजिनरी लाइन है जो हमें क्या देता है? डायरेक्शन ऑफ लाइट देता है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ लाइट देता है। देखिए, अगर आपके पास एक बैटरी है ना, आप उसको क्या कर लें? एक दे दें। आपके पास अगर एक बैटरी है, आप उसको, या आप सनलाइट को देखें, सनलाइट आपके पास क्या है? ये आपके पास एक सोर्स ऑफ लाइट है। सोर्स ऑफ लाइट है, इनसे क्या निकलती है? रेज निकलती है। कौन सी रेज निकलती है? लाइट रेज। अब इसमें रे का मतलब क्या है? अगर आप इनसे एक लाइन खींचे उसी डायरेक्शन में जिसमें आपके पास लाइट जा रही है, तो बेसिकली आपके पास क्या होगी? वो आपके पास रे होगी। क्या होगी? रे होगी, ठीक है। अब बहुत सारे रेज जो है, अगर आप उनको आपस में कंबाइन कर लें, देखें, बहुत सारे रेज जो है अगर आप उनको आपस में कंबाइन कर ले तो ये आपके पास क्या है? बीम ऑफ लाइट है। क्या है? बीम ऑफ लाइट। ये मैं लाइट रेज की बात कर रहा हूं, हीट की भी हो सकती है, ठीक है। तो बेसिकली ग्रुप ऑफ बीम क्या है? ये ग्रुप है या कॉम्बिनेशन है किसकी? रेज की। किसकी? रेज की। रे आपके पास एक इमेजिनरी लाइन है यूज्ड टू शो डायरेक्शन ऑफ लाइट, जो डायरेक्शन ऑफ लाइट को क्या करता है? शो करता है। बहुत सारे रेज जो है वो जब आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो इनसे क्या बनता है? बीम बनता है। क्या बनता है? बीम। यार इसमें तो बहुत सारा इंक है। क्या? बहुत ज्यादा है यार, इसमें सारा काम इसने खराब कर दिया। ये तो बिल्कुल उस तरह है, बहुत ज्यादा है, जिस तरह हमने पहले डिस्कशन किए हैं, बहुत ज्यादा थे वो। इससे पहले हमने किस चीज पे डिस्कशन की थी? वो भी कितने ज्यादा थे। ये भी बिल्कुल उसी तरह है।
अच्छा, अब आपके पास है वेव फ्रंट्स। क्या है? वेव फ्रंट्स है। असल में मसला आपको पता है क्या है? वेव फ्रंट्स देखें, फर्ज करें यहाँ पे आपका टीचर है और ये आपके क्लास में लाइंस हैं, चेयर्स के लाइंस हैं। यहाँ पे एक स्टूडेंट है, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे तीसरा, यहाँ पे चौथा। इस तरह स्टूडेंट्स बैठे हैं। अब देखें, ये जो पहली लाइन है इसको आप कहें कि ये लाइन फ्रंट है। कौन सा फ्रंट है? लाइन फ्रंट है या फ्रंट लाइन है। आपके पास क्या है? फ्रंट लाइन है। आप कंसिडर कर लें कि रोड पे जुलूस है और उसमें बहुत सारे जो प्रोटेस्टर्स हैं वो खड़े हैं। इन प्रोटेस्टर में जो पहली सफ है जिसमें सारे लोग एक ही लाइन में खड़े हैं, ना कोई आगे है ना कोई पीछे है, इस फ्रंट वाली लाइन को हम जिस तरह फ्रंट लाइन कहते हैं, इस तरह वेव फ्रंट जो है ये आपके पास वेव में तमाम वो पॉइंट्स हैं जो एक ही वक्त पर ऊपर जाते हैं और एक ही वक्त पर नीचे आते हैं, जिनकी फेज क्या है? सेम है। जिनका एम्पलीट्यूड जो है वो मीन पॉइंट से, मीन पोजीशन से क्या है? सेम है। तो इस तरह वेव फ्रंट्स आपके पास इमेजिनरी पॉइंट्स है, जिस तरह क्लास का फ्रंट होता है। अभी आप मेरे सामने बैठे हैं तो क्लास में जो पहले सफ वाले लड़के होंगे वो क्लास फ्रंट होगा, ठीक है। इस तरह लाइट जो है, अगर आप सन को देखें, ये आपके पास सन है, ये आपके पास सोर्स है। अब इस सोर्स से जो लाइट निकलता है उस लाइट में, इस लाइन में जितने भी पार्टिकल्स हैं, अगर उनका फेज ऑफ वाइब्रेशन जो है वो सेम है तो ये आपके पास क्या है? वेव फ्रंट है। क्या है? वेव फ्रंट। आप ऐसा कर लें कि पानी में किसी पत्थर को डालें, तो जिस जगह पे आपने पत्थर डाला है उससे जो पहली वेव निकलती है, पहला सर्कल है, उसमें देखिए अगर तमाम पार्टिकल्स एक टाइम पे ऊपर जाते हैं और एक टाइम पे नीचे आते हैं तो ये आपके पास क्या है? वेव फ्रंट है। तो वेव फ्रंट इमेजिनरी पॉइंट है, ये वेव में एक्चुअल में इस तरह कोई लाइन वगैरह नहीं है। तो वेव फ्रंट्स क्या है? पॉइंट या लोकस in a wave having same phase of vibration, पॉइंट या लोकस या पार्ट, मुख्तलिफ नाम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इन अ वेव हैविंग सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन, तो ये आपके पास क्या है? वेव फ्रंट है। अब बुक में डेफिनेशन लिखी है कि अ सरफेस ऑफ कांस्टेंट फेज ऑन अ वेव इज कॉल्ड वेव फ्रंट्स, या वेव फ्रंट इज अ लाइन प्लेन ऑन विच ऑल पॉइंट्स इन अ सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन। देखिए ये आपके पास पानी का ऊपर वाला सरफेस है। यहां पे मैंने इसमें क्या डाला है? एक पत्थर डाला है। अब जैसे ही मैं इसमें पत्थर डाल देता हूं तो यहां पे डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाती है। अब पानी का जो पहला लेयर है उसमें अगर मैं पार्टिकल्स को यहां पे देख लूं, इस पॉइंट से अगर तमाम पार्टिकल्स जो है उनका फेज ऑफ वाइब्रेशन सेम है, मैं थोड़ा फेज समझाता हूं। फेज आपके पास एंगल है। क्या है? एंगल थीटा है। इसके दो काम है, एक ये हमें बताती है मैग्नीट्यूड ऑफ ऑसिलेटिंग बॉडी, एक हमें ये बताती है डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेटिंग बॉडी। अब वेव में तो पार्टिकल्स ऑसिलेट होते हैं। अब अगर इनके दरमियान फेज डिफरेंस, एक फेज है एक फेज डिफरेंस है, मैं आपको कहता हूं कि अगर मैं इनकी वेव ड्रा करूं एक एक पार्टिकल की, तो सबकी वेव इस तरीके से आ रही है।
एक ही टाइम पे ऊपर, एक ही टाइम पे नीचे। तो इसका मतलब ये है कि इसमें कोई फेज डिफरेंस नहीं है। तो दो चीजें हैं, एक पाथ डिफरेंस है और एक आपके पास फेज डिफरेंस है। अगर मैं आपको कहूं कि इसमें से एक पार्टिकल पहले गया है, दूसरा बाद में गया है, दोनों में फासले में थोड़ा सा जो है, एक ने दूर फासला कवर किया है, एक ने शॉर्ट पाथ कवर की है, तो ये पाथ डिफरेंस है। और अगर इस तरह है कि दोनों जो मीन पोजीशन है उससे एक टाइम पे ऊपर मैक्सिमम में जाते हैं, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम, एक वक्त पर सारे, मैं आपको कहता हूं कि क्लास में स्टूडेंट्स बैठे हैं मेरे सामने, मैं सबको कहता हूं कि अप डाउन, अप डाउन, एक वक्त पे अप, एक वक्त पे डाउन, तो ये आपके पास क्लास फ्रंट है। क्या है? क्लास फ्रंट है। अब वेव फ्रंट्स जो है उसको भी आप इस तरह ले लें कि इस कमरे में मैंने एक लैंप लगाया है रात के वक्त, तो लैंप जो है वो तो सोर्स ऑफ लाइट है। अब लैंप से जो एनर्जी निकलती है लाइट की, उनमें जो फोटॉन्स है, उनकी अगर मैं सोर्स के सामने पहली लाइन लगाऊं, तो उसमें अगर सारे एक वक्त पर ऊपर जाते हैं, सारे एक वक्त पर नीचे जाते हैं, तो ये आपके पास क्या है? वेव फ्रंट है। क्या है? वेव फ्रंट। अब वेव फ्रंट्स जो है वो मुख्तलिफ टाइप्स के हैं। टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट्स। पहली जो टाइप है वो आपके पास है स्फीरिकल वेव फ्रंट। स्फीरिकल वेव फ्रंट। अब स्फीरिकल वेव फ्रंट कौन सी वेव फ्रंट है? देखिए, अगर मैं ये एक लाइट सोर्स ले लूं इस, और मैं आपको कहूं कि इनसे जो आपके पास लाइट निकलती है, उनके जो मैं पहले फ्रंट्स देख लेता हूं, वो इस तरीके से हैं कि सारे बिल्कुल फुटबॉल की शक्ल में बाहर 3 डायमेंशन में निकल रहे हैं। तो ये आपके पास कौन सा वेव फ्रंट है? स्फेरिकल। और इसमें मैं जो लाइन लगाता हूं ये वाली, दिस इज कॉल्ड रे। ये आपके पास क्या है? रे। रे जो है ये पार्टिकल के वाइब्रेशन को हमेशा परपेंडिकुलर होगी। क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। स्फेरिकल वेव फ्रंट्स कौन से वेव फ्रंट्स है? सोर्स के साथ पहली जो फ्रंट है और वो स्फेरिकल शेप में है, तो ये आपके पास कौन सी वेव फ्रंट्स है? स्फेरिकल वेव फ्रंट्स है। यहाँ पे डिफिनीशन भी लिखी है कि वेव फ्रंट्स नियर अ पॉइंट सोर्स व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ अ स्फीयर। जो किस फॉर्म में हो? स्फीयर। वेव फ्रंट्स near the source, wave fronts near the source in the form of sphere. Wave fronts near the source in the form of a sphere. वो वेव फ्रंट्स जो सोर्स के करीब हो और किस फॉर्म में हो? स्फेयर फॉर्म में हो, तो ये आपके पास क्या होगी? स्फेरिकल वेव फ्रंट्स। स्फेरिकल वेव फ्रंट्स के बाद सेकेंड नंबर पे सर्कुलर वेव फ्रंट्स हैं। देखें, अब सर्कुलर वेव फ्रंट्स कौन सी वेव फ्रंट्स है? ये आपके पास पानी का एक तालाब है, इसमें मैंने यहां पे पत्थर जो है वो फेंका है। अब अगर आप तालाब में देखें तो इसमें इस तरह की जो है रिपल्स जो प्रोड्यूस होती है, जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, वो अगर इस तरह सर्कुलर फॉर्म में है, तो ये आपके पास कौन सी वेव फ्रंट्स है? सर्कुलर। अ पोर्शन ऑफ ए स्फेरिकल वेव इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल, पॉइंट्स या पार्ट्स या पोर्शन या लोकस ऑफ
all points around a wave in circular form. Points, parts, portion, locus of all points around a wave in circular form is called circular wavefronts. किस फॉर्म में होंगे? सर्कुलर फॉर्म में। तो ये आपके पास है सर्कुलर वेवफ्रंट्स। नो, बिल्कुल वो 3D होता है और ये 2D होता है। सर्कल आपके पास 2D होता है और ये आपके पास 3D होता है। लाइट में आप इंटरफेरेंस कर सकती हैं, डायफ्रैक्शन कर सकती हैं, ठीक है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन मुख्तलिफ तरीके आप कर सकती हैं, ट्रांसमिशन भी कर सकती, सब में डिस्टर्बेंस है। लाइट आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और ये आपके पास मैकेनिकल वेव है, वाटर वेव्स। इसको आप एक तरीके से स्टडी नहीं कर सकती हैं। अभी ये जो मेरे ऊपर लाइट पड़ रही है, मेरे ऊपर लाइट पड़ रही है ना, अगर मैं लेजर, ये तमाम प्रॉपर्टीज आम लाइट से आप स्टडी नहीं कर सकते हैं, लेजर लाइट से आप स्टडी कर सकते हैं। हाँ, मोनोक्रोमेटिक लाइट से आप ये आम लाइट जो है इससे आप ये नहीं कर सकती हैं। अगर आप इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कर ले, यू विल नेवर, आप इसमें नहीं कर सकती। आप लेजर लाइट से अच्छे तरीके से कर सकती हैं और उसके रिजल्ट्स जो है वो आपके पास एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स के साथ आप मैच करेंगे, ठीक है। अभी मैं इसके ऊपर आ रहा हूँ, ठीक है। हमने मोनोक्रोमेटिक लाइट, हाइगन प्रिंसिपल में सारी चीजें जो है वो हमने स्टडी करनी है। अच्छा, अब एक चीज जो है वो आप यहाँ पे समझ लें, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। ये आपके पास एक कन्वेक्स लेंस है। कौन सा लेंस है? कन्वेक्स लेंस। ये इस कन्वेक्स लेंस का फोकस पॉइंट है। आप क्या करती हैं कि इसी फोकस पॉइंट के ऊपर एक लाइट सोर्स को रख लेती हैं। तो हमने तो ये चीज क्लास 10th में भी पढ़ी थी कि जो लाइट पहले फोकस पर पास होती है तो रिफ्रैक्शन के बाद वो पैरेलल होती है। पहले हमने कहा था कि अगर पैरेलल लाइट आती है, देखें आप इनको उल्टा कर लें, पैरेलल लाइट रे आती है तो ये पॉइंट की शक्ल में बन जाती है। अगर पहले से यहाँ पे लाइट सोर्स है तो ये किस फॉर्म में होगी? ये इस तरह आपके पास एक शेप आपको देगी जिसमें जो आपको बिल्कुल प्लेन की तरह दिखाएगी, सॉरी सिलेंडर की तरह दिखाई देगा। तो इसको हम सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट्स। सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट्स। एक आपके पास है सर्कुलर वेवफ्रंट्स और एक आपके पास है सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट्स, एक आपके पास है स्फेरिकल वेवफ्रंट्स। तो स्फेरिकल, सर्कुलर, सिलेंड्रिकल, इन सब को आप अंडरस्टैंड कर लें। सर्कुलर में जो आपके पास पॉइंट्स आप लेते हैं, वेवफ्रंट्स लेते हैं, वो सर्कल की फॉर्म में होता है। स्फेयर में वो 3 डायमेंशन में हर तरफ होता है और सिलेंड्रिकल में किस शेप में होता है? सिलेंडर। अब ये जो सर्कल है ये जितना आगे जाएगा तो ये इस तरह स्ट्रेट होते जाएंगे। ये जो वेव है ये जितना आगे जाएगा ये इस तरह स्ट्रेट होगा पानी में। आप इस चीज को नोट कर ले। तो जितना ये स्ट्रेट होगा इसका मतलब ये है कि ये आपके पास प्लेन वेव फ्रंट्स है। क्या है? प्लेन। प्लेन वेव फ्रंट्स का मतलब क्या है कि सर्कुलर वेव्स जब बहुत आगे चली जाती हैं तो वो प्लेन बन जाती है। इसको हम फिर क्या कहते हैं? प्लेन वेव फ्रंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेन वेव फ्रंट्स। हाइगन्स प्रिंसिपल, इससे पहले हमने लाइट की हिस्ट्री पढ़ी थी। डिफरेंट साइंटिस्ट को हमने पढ़ा था कि उन लोगों ने डिफरेंट इसके ऊपर वर्क किया है। तो हाइगन जो है उसने भी लाइट के ऊपर वर्क किया है। 2 साइंटिस्ट जो है, हाइगन के टाइम पे न्यूटन बड़ा मशहूर था। न्यूटन जो है, न्यूटन उसने उस वक्त एक थ्योरी पेश की थी, कार्पस्कुलर थ्योरी।
हाइगन के टाइम पे न्यूटन जो है वो एक बहुत बड़ा नाम था, एक बहुत बड़ा ब्रांड था। हाइगन ने जब अपनी थ्योरी पेश की, हाइगन जो है उसने वेव थ्योरी पेश की थी। कौन सी वेव थ्योरी पेश की थी? वेव थ्योरी। हाइगन ने कहा था कि लाइट बिहेव एज अ वेव। अब जब इनसे पूछा गया कि आप इस चीज को प्रूफ करें, उस टाइम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इतना खास इसने जिक्र नहीं किया है। इसने कहा था कि लाइट जो है वो मीडियम डिपेंडेंट है। ये कौन कह रहा था? हाइगन। और इसने इसको समझाने के लिए एक लॉजिक भी दिया था। इनसे एक देखें, न्यूटन ने तो क्लियरली कहा कि लाइट का कौन सा नेचर है? पार्टिकल। फिर जब ये आ गया हाइगन, उसने कहा कि वेव नेचर है। फिर उससे जब पूछा गया कि वेव के लिए तो मीडियम रिक्वायर्ड है, तो फिर स्पेस से कैसे पास होती है? तो इसने कहा कि स्पेस में एक परपेचुअल मीडियम है। कौन सा मीडियम है? परपेचुअल मीडियम। और इस मीडियम का नाम है ईथर। क्या नाम है? ईथर। लेकिन हाइगन इसको कभी एक्सप्लेन ना कर सका। ठीक है, हाइगन कभी इसको एक्सप्लेन ना कर सका कि ये मीडियम जो है ये कहां से आता है, किस तरह आता है। बाद में इनकी जो थ्योरी है वेव, तो हमें पता है वेव थ्योरी, तो बाद में फिर जब इसके ऊपर रिसर्च हो गए और साइंटिस्ट आ गए, ये चीज क्लियर हो गई। एक तो न्यूटन बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, ये जो है इतना पॉपुलर नहीं था, इसकी बात पे लोग जो है इतना यकीन नहीं कर रहे थे। आपने ये चीज ने नोट की होगी कि जब एक टाइम पे एक बंदा जो है वो बहुत बहुत फेमस पर्सनालिटी हो, लोग उसकी बात मानते हो, फिर अगर उसके सामने कोई ऐसा बंदा आ जाए जो सही बात भी करे, लोग उसके ऊपर इतना खास यकीन जो है वो नहीं करते हैं। ठीक है, अच्छा, इसने क्या कहा था? दो चीजें उसने डिस्कस की थी। एक चीज उसने कही थी कि जो आपके पास सोर्स है, सोर्स, उसके सामने तमाम वो पॉइंट्स जिनको हम वेवफ्रंट्स कहते हैं, तमाम वो पॉइंट्स जिनको हम क्या कहते हैं? वेवफ्रंट्स। उसने कहा कि सोर्स के सामने तमाम वो जो पॉइंट्स है जिनको हम वेवफ्रंट्स कहते हैं, ये प्राइमरी वेवफ्रंट्स जो है, प्राइमरी वेवफ्रंट्स, ये सेकेंडरी के लिए एज अ सोर्स काम करते हैं। किस तरह काम करते हैं? सोर्स। ये सेकेंडरी वेवलेट बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? वेवलेट। देखिए, जिस तरह यहां से लाइट रे जो है इस तरह आगे बढ़ती है, यहां पे ये इसका पहला वेवफ्रंट है। वेवफ्रंट मैंने समझाया था, वेवफ्रंट्स में मैंने टाइप्स भी आप लोगों को बताए थे। वेवफ्रंट्स का मैंने सिंपल आप लोगों को कहा था कि ये इमेजिनरी पॉइंट्स हैं। द लोकस आर अ पॉइंट्स आर अ रीजन where all the particles have same phase of vibration। एक ही टाइम पर वो अप होते हैं, एक ही टाइम पर वो डाउन होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये जो आपके पास एक लोकस पॉइंट है, दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा, पांचवा, ये छठा। ठीक है, अगर मैं देखें, अगर मैं इसका एक टेंजेंट बनाऊं, इस सर्कल के साथ यहां पे टच कर लूं, फिर इसका एक टेंजेंट बनाओ इस सर्कल के साथ, यहां पे टच कर लूं, तो ये यहां पे वेवलेट्स बनाएगा। ये प्राइमरी जो वेवफ्रंट्स है, ये यहां पे क्या बनाएंगे? वेवलेट्स। फिर ये जो है ये फर्स्ट है, ये आपके पास सेकंड है, फिर ये जो सेकंड है ये थर्ड के लिए किस तरह काम करेगा? इज अ सोर्स काम करेगा। बहुत ही अगर सिंपल अल्फाज में आपने समझना हो, द प्राइमरी वेवफ्रंट्स वर्क इज अ सोर्स फॉर द सेकेंडरी वेवलेट्स। प्राइमरी wavefronts work is a source for secondary wavelets। सेकेंडरी वेवलेट्स के लिए किस तरह काम करता है? इज अ सोर्स काम करता है। अब इसमें एक दूसरा पास्टुलेट भी है, आप पास्टुलेट कह सकते हैं। ठीक है, वेवलेट की डिफिनीशन यहां पे लिखी गई है, अ स्मॉल सेकेंडरी वेव दैट स्प्रेड आउट फ्रॉम अ पॉइंट आर अ वेव फ्रंट। ठीक है,
इस वेव फ्रंट से जो स्मॉल सेकेंडरी वेव जो है वो जनरेट होती है, ये बेसिकली वेवलेट है। क्या है? वेवलेट है। अब इसमें सेकेंड पॉइंट ये है, इसका बेसिक जो प्रॉपर नाम था वो क्वेश्चन है के अंदर, ठीक है। These wavelets move forward with the same speed as the original wave। ये जो वेवलेट्स हैं ये इसी सेम स्पीड के साथ आगे बढ़ेंगे। Wavelets move forward with the same speed। Wavelets move forward with the same speed with which the original wave। Wavelets move forward with the same speed as of original wave। ये ओरिजिनल वेव की तरह आगे क्या होंगे? मूव फॉरवर्ड होंगे। देखिए ये जो सोर्स है, इसने जो पहला वेव फ्रंट्स बनाए हैं, ये जो पहले वेव फ्रंट्स है ये सेकेंडरी के लिए एज अ सोर्स का काम करते हैं, फिर ये इसके लिए एज अ सोर्स का काम करते हैं, और इनसे जो वेवलेट्स बनती है, ये जो वेवलेट है, आप एक लाइन यहाँ पे ड्रा करो जो इस लाइन को एक सिंगल पॉइंट पे टच करे, इसको हम टेंजेंट कहते हैं। ये उसी सेम स्पीड के साथ आगे बढ़ेगी जिसके साथ ये पहली वेव जो है वो क्या हो रही थी? आगे बढ़ रही थी। स्पीड ऑफ लाइट जो कि आपके पास है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। कोहेरेंट सोर्स है पहली चीज जो बार बार हम यहां पे डिस्कस कर रहे थे, कोहेरेंट सोर्स, उसको देखें। हंसना नहीं है, इधर देखें। कोहेरेंट सोर्स किसको कहते हैं? लाइट का एक ऐसा सोर्स, जैसे मैं आपको लेता हूं लेजर लाइट। लेजर लाइट क्या है? ये आपके पास मोनोक्रोमेटिक है, मोनोक्रोमेटिक लेजर लाइट आपके पास मोनोक्रोमेटिक है। इनकी नो फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस भी इसमें नहीं है। अगर उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो? सेम हो, ठीक है। टाइम पीरियड भी क्या हो? सेम हो। द सोर्स विच प्रोड्यूस वेव हैविंग द सेम फ्रीक्वेंसी, इक्वल और कंपेरेबल एम्पलीट्यूड, कांस्टेंट फेज। एम्पलीट्यूड क्या हो? कांस्टेंट हो। फेज क्या हो? कांस्टेंट हो। तो ये आपके पास क्या है? ये कोहेरेंट सोर्स है। मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझा देता हूं। फर्ज करें ये आपके पास एक स्लेट है, यहां पे लाइट इस तरीके से आ रही है। अब यहां पे जो इस तरीके से इनसे आगे जो लाइट वेव्स जा रही है, अगर मैं इसको देख लूं, देखें, अगर मैं इसको देख लूं, अगर इनका फेज सेम है, पहली चीज इनकी फ्रीक्वेंसी देख ले, F1 F2। F1 बराबर हो किसके? F2 के। जितनी ये ऊपर जा रही है मीन पोजीशन से, उतनी ये भी ऊपर जाएगी मीन पोजीशन से। एम्पलीट्यूड भी क्या हो? कांस्टेंट हो। फ्रीक्वेंसी क्या हो? कांस्टेंट हो। और इसमें कोई फेज डिफरेंस ना हो, एक ही मैक्सिमा हो, एक ही मिनिमा हो। तो इसका मतलब ये है कि ये आपके पास कौन सा लाइट है? कोहेरेंट है। इसके बाद आपके पास है नॉन कोहेरेंट। क्या है? नॉन कोहेरेंट, सिंगल कलर लाइट। लेजर लाइट आप देखें, आजकल तो अभी ईद का सीजन आ रहा है, सारे लोग यहाँ पे लेजर जो है शाम के वक्त, मेरे ख्याल से वो जो लड़के हैं उनके पास होते हैं जो मस्जिद जाते हैं, वो आपके पास मोनोक्रोमेटिक है, ठीक है। उनमें अगर आप देखें लेजर की जो बीम है, लेजर क्या है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। कलर भी एक है, और उनसे जो लाइट निकलती है, जो फोटॉन्स होते हैं, उनका फेज ऑफ, वो सारे जितने भी निकलते हैं, उनसे जो बीम निकलती है, उसमें जो रेज होते हैं, सबका अगर आप ग्राफ ड्रा कर लें, सबके पास सेम फ्रीक्वेंसी, सेम एम्पलीट्यूड, और इसके अलावा उनका जो फेज डिफरेंस है उसमें कोई फेज डिफरेंस मैंने आप लोगों को इससे पहले थोड़ा समझाया भी था सिलेशन में, कि फॉर एग्जांपल अगर एक वेव जो है वो यहां से स्टार्ट हो रही है, एक वेव यहां से स्टार्ट हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि दोनों का एक मैक्सिमम से स्टार्ट होती है, एक मिनिमम, इसमें फेज डिफरेंस है। अगर दोनों वेव इस तरीके से एक ही जगह से स्टार्ट हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि दोनों में कोई फेज डिफरेंस नहीं है।
नॉन कोहेरेंट, नॉन कोहेरेंट आपके पास क्या है, ये ऑर्डिनरी लाइट है जिसमें अगर आप सिंपली इसको समझना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन इन द एटम ऑफ एन एक्साइटेड सोर्स डी एक्साइट टू लोअर एनर्जी। देखें ये आपके पास एक्साइटेड स्टेट है एंड दिस इज अ ग्राउंड स्टेट। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, तो वो एनर्जी को रिलीज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ लाइट। ये आपके पास फिर कौन सी लाइट होगी, नॉन कोहेरेंट। हर एक जो वो स्टेट से आएगा अलग लेवल का वो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा, जिनमें फेज डिफरेंस भी होगी, जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होगी। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें हो सकती हैं। ठीक है, अब इसके बाद है हम दो तरीकों से कोहेरेंट लाइट जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने कोहेरेंट जो लाइट है उसको किस तरीके से ऑब्टेन करना है, दो तरीकों से हम ऑब्टेन कर सकते हैं। एक है डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, ठीक है, और एक है डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट्स। डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, देखिए वेव फ्रंट्स मैंने आप लोगों को पहले समझाया था। वेव फ्रंट्स के जरिए अगर आप कोहेरेंट सोर्स को, मतलब कोहेरेंट सोर्स जो है उसको आप फाइंड करना चाहते हो, तो फिर तीन मेथड आप इस्तेमाल करोगे। एक है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसके जरिए आप एम्पलीट्यूड को डिवाइड कर सकते हो। दूसरा आपके पास है फ्रिजनल बाय प्रिज्म, फ्रिजनल बाय प्रिज्म, इसके जरिए भी कर सकते हो। और तीसरा आपके पास है लॉयड्स मिरर, लॉयड्स मिरर, इसके जरिए भी आप वेवफ्रंट्स जो है उसकी क्या कर सकते हो, डिवीजन। मैं वेवफ्रंट्स की बात यहां पे कर रहा हूं। देखें अगर मैं इस स्लिट से इस लाइट को पास कर लूं, इस स्लिट से, तो यहां पे ये लाइट का जो एक बीम वो स्प्लिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्प्लिट इनटू टू। अब उसको मैंने चेक करना है कि जो यहाँ पे स्प्लिटिंग हो रही है, आप घर में भी इस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हो। आप इस तरह कर लें कि ये जो शेविंग ब्लेड्स हैं दो ले लें, उसको बहुत ही आपस में क्लोज करें रात के वक्त, फिर उनके ऊपर से लाइट पास कर लें। आप देखें बाहर आपको पूरा एक प्रॉपर पैटर्न नजर आएगा, उसमें आप बहुत सारी चीजें जो है वो ऑब्जर्व कर सकती हैं। ठीक है, इसके बाद आपके पास है डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। एक मैंने बात की डिवीजन ऑफ फ्रंट और एक मैं बात कर रहा हूं डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड में कौन से मेथड्स है, न्यूटन रिंग्स है, माइकलसन इंटरफेरोमीटर है, थिन फिल्म इंटरफेरेंस है। न्यूटन रिंग्स, माइकलसन इंटरफेरोमीटर, ठीक है, न्यूटन रिंग्स, माइकलसन इंटरफेरोमीटर और थिन फिल्म इंटरफेरेंस। ठीक है, ये आपके पास क्या है, मेथड्स हैं। एक हमने हाइगन प्रिंसिपल की बात की, उसमें फिर दो मेन पॉइंट्स बताए। दूसरा हमने कोहेरेंट सोर्स की बात की, तीसरा हमने नॉन कोहेरेंट सोर्स की बात की। फिर हमने कहा कि हम दो मेथड से एक सोर्स को कोहेरेंट बना सकते हैं। एक है डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट्स जिसमें यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, फ्रेस्नेल बाय प्रिज्म है, लॉयड्स मिरर है। और तीसरा सेकंड जो मेथड है डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड में न्यूटन रिंग्स है, माइकलसन इंटरफेरोमीटर है और थिन फिल्म इंटरफेरेंस है। ठीक है, इन मेथड्स के जरिए हम क्या कर सकते हैं, कोहेरेंट सोर्स जो है उसको फाइंड कर सकते हैं। इंटरफेरेंस ऑफ वेव, हमने लाइट का जो चैप्टर स्टार्ट किया है फिजिकल ऑप्टिक्स, इसमें हम लाइट जो है उनके मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स जो है उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी हम डिस्कस करेंगे इंटरफेरेंस ऑफ वेव। ये सिंपल इंटरफेरेंस, लाइट है, लाइट में हमने इंटरफेरेंस करनी है, वेव में भी होती है। फर्स्ट ईयर में हमने जो चैप्टर नंबर 8 है उसमें भी हम इसको पढ़ेंगे। अब ये जो इंटरफेरेंस है ये बेसिकली हम लाइट में कर रहे हैं। देखें
ये आपके पास एक लाइट सोर्स है, क्या है, लाइट सोर्स। यहां पे आपके पास एक स्लेट लगा है, क्या लगा है, स्लेट। और इसमें इसके सामने हमने दो स्लेट्स लगाए हैं, फिर पीछे हमने रखा है यहाँ पे स्क्रीन, क्या रखा है, स्क्रीन। अब आप इसको अंडरस्टैंड कर लें, ये आपके पास S1 है, ये आपके पास S2 है। लाइट यहां से जब पास होती है, यहां से जब पास होती है तो देखिए ये इस तरीके से आती है। यहां पे हम बेसिकली स्प्लिटिंग का मेथड इस्तेमाल करते हैं। क्या मेथड इस्तेमाल करते हैं, स्प्लिटिंग, इंटरफेरेंस में। हम इस वेवलेंथ, ये जो बेसिकली यहां पे वेव आ रही है, उसको हम स्प्लिट कर लेते हैं। ये लाइट यहां से भी पास होती है और ये लाइट यहां से भी पास होती है। जब यहां से पास होती है तो ये इस तरीके से बेंड हो जाती है। एक वेव है, ये दूसरी वेव है, तीसरी वेव है, ये चौथी वेव है, फिर ये एक वेव है, दूसरी, तीसरी, चौथी। अब इधर देखें, यहां पे अगर आप देखें तो वेव्स जो है वो एक दूसरे के ऊपर क्या हो रही हैं, ओवरलैप हो रही हैं। इसको हम सुपरपोजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं, सुपरपोजिशन। यस, ओवरलैपिंग। लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस है। पहली कंडीशन देखें, फ्रीक्वेंसी F1 जो है वो किसके बराबर होनी चाहिए, F2 के। सोर्स जो है वो क्या होना चाहिए, कोहेरेंट। लाइट तो वैसी भी है, ठीक है। और कोहेरेंट लाइट सोर्स किससे हासिल होती है, नॉर्मली मोनोक्रोमेटिक हम इस्तेमाल करते हैं, मोनोक्रोमेटिक। एम्पलीट्यूड जो है वो क्या होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए, ठीक है। लाइट मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ लीनियर सुपरपोजिशन ये भी जो है सेटिस्फाइड करना चाहिए। और इन दोनों के दरमियान जो पाथ डिफरेंस है, मैंने पहले समझाया था, फिर भी मैं समझा रहा हूं। यहां से फॉर एग्जांपल अगर लाइट रे यहां पे टच हो रही है, यहां से भी लाइट रे यहां पे टच हो रही है, दो वेव्स हमने लिए हैं। इन दोनों के दरमियान ये जो पाथ डिफरेंस है, एक ने ज्यादा कवर किया, एक ने कम कवर किया है, तो पाथ डिफरेंस स्मॉल होना चाहिए। पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए, स्मॉल। पाथ डिफरेंस अगर स्मॉल हो, फ्रीक्वेंसी सेम हो, एम्पलीट्यूड सेम हो, मोनोक्रोमेटिक लाइट हो, और फिर क्या हो, दोनों का डायरेक्शन सेम हो, फिर अगर एक वेव जो है इधर देखें, ये इस डायरेक्शन में इस तरीके से जा रही है, और दूसरी वेव जो है वो भी इस डायरेक्शन में इस तरीके से जा रही है, तो फिर ये वेव जब इसके ऊपर आ जाएगी तो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस। क्या कहते हैं, सिंपल। एक इंटरफेरेंस का मतलब मुदाखलत करना है। क्या है, मुदाखलत। एक वेव जो है वो दूसरे वेव में क्या करती है, मतलब उसके ऊपर आ जाती है इस तरीके से, ये इंटरफेरेंस है। क्या है, इंटरफेरेंस, ठीक है। फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, कोहेरेंट, मोनोक्रोमेटिक, एम्पलीट्यूड, पाथ डिफरेंस, ये सारी चीजें अगर पूरी हो, प्रिंसिपल ऑफ लीनियर सुपरपोजिशन भी फॉलो हो, तो इसका मतलब ये आपस में क्या करेगी, इंटरफेरेंस करेगी, ठीक है। तो इंटरफेरेंस क्या है, द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय सुपरपोजिशन ऑफ अ वेव। इफेक्ट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू superposition of waves। इफेक्ट प्रोड्यूस ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ अ वेव, ठीक है। दो वेव्स अगर एक दूसरे के ऊपर सुपरपोज हो जाएं, दो वेव्स अगर एक दूसरे के ऊपर सुपरपोज हो जाएं, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो, एम्पलीट्यूड अप्रॉक्सीमेटली सेम हो, पाथ डिफरेंस स्मॉल हो, कोहेरेंट सोर्स हो, मोनोक्रोमेटिक हो, फिर सुपरपोजिशन करे, तो ये आपके पास क्या है, इंटरफेरेंस। अब इंटरफेरेंस में दो तरह के इंटरफेरेंस है।
एक हमारे पास है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और एक हमारे पास है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एक है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एक है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। देखिए, अगर इस तरह की सिचुएशन है कि आपके पास ये एक वेव है, ये इस तरीके से जा रही है, ये आपके पास दूसरी वेव है, ये इस तरीके से जा रही है, इसका एम्पलीट्यूड आपके पास है y1, इसका एम्पलीट्यूड आपके पास है y2। इस वेव का क्रस्ट इसके क्रस्ट के ऊपर आया है और इसका ट्रफ इसके ट्रफ के ऊपर आया है, तो फिर इनसे जो रिजल्टेंट वेव बनेगी वो आपके पास इस तरीके से होगी। ये आपके पास होगा YR रिजल्टेंट, तो YR आपके पास बराबर होगा Y1 प्लस Y2 के। Such type of interference in which the crest of one wave come over the crest of another and reinforce one another, तो इसको हम कौन सी इंटरफेरेंस कहेंगे? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है उसमें दो चीजें और लिखें। पाथ डिफरेंस जो है वो आपके पास होना चाहिए या 0 या आपके पास लेमडा या 2 लेमडा या 3 लेमडा। अब इसको थोड़ा अंडरस्टैंड कर लें। देखिए, ये आपके पास है 1 लेमडा, इसको देख रहे हो, ये 1 लेमडा है। इस तरीके से ये 2 लेमडा भी हो सकता है, 3 लेमडा भी, फिर आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, अदरवाइज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं होगी। दूसरी वेव अगर आ रही है तो इस तरीके से आएगी, फिर ये कंस्ट्रक्टिव होगा। और फेज डिफरेंस जो, ये तो मैंने पाथ डिफरेंस की बात की है, फेज डिफरेंस जो है वो आपके पास कितनी होगी? या 0 होगी या 2 पाई या आपके पास 3 पाई, इस तरीके से, मतलब हाफ नहीं होगी। तो फिर ये यहां पे m जो है इस तरह भी लिख सकते हैं कि पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू m लेमडा, वेयर m इज इक्वल टू 0 1 2 3। डिवाइड भी नहीं हो सकता है, किसमें नहीं हो सकता है? डिवाइड। अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, इसमें क्या होता है? एक वेव इस तरीके से जा रही है, दूसरी वेव इस तरीके से जा रही है। अब इनका रिजल्टेंट क्या होगा? देखिए, एक अगर ऊपर आ रही है तो दूसरी किधर आ रही है? नीचे। तो ये एक दूसरे की इफेक्ट को क्या कर लेती है? कैंसल। ये अगर y1 है, ये अगर y2 है, तो yr आपके पास बराबर आ जाएगा y1 माइनस y2, y1 माइनस y2। तो नेट जो आपके पास बनेगी वो आपके पास स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। यहाँ पे जो नेट रिजल्टेंट वेव होगी वो आपके पास क्या होगी? स्ट्रेट लाइन होगी। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो आपके पास पाथ डिफरेंस होती है वो होती है m प्लस 1/2 लेमडा, ठीक है। m प्लस 1/2 लेमडा या m प्लस लेमडा बाय 2। इसमें m आपके पास बराबर है 0 1 2 अप टू so on।